दोस्तों, आज से 10 साल पहले एक ऐसी जबरदस्त मूवी रिलीज हुई थी जिसको ऑस्कर में नॉमिनेशन के लिए इंडिया की तरफ से भेजा गया था। हालांकि वो ऑस्कर के लिए सिलेक्ट तो नहीं हुई, लेकिन 8.1 की IMDb रेटिंग के साथ वो आज भी एक मास्टरपीस मूवीज की लिस्ट में बनी हुई है। तो ऐसा क्या खास है इस मूवी में, आइए देखते हैं आज की इस शानदार एक्सप्लेनेशन में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूंगा हमारे सब्सक्राइबर इशरार अंबिया ऑफिशियल को, जिन्होंने हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो किया और हमें बताया कि वो हमको शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपना नाम शाउट आउट करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आगे से मैं एक नहीं बल्कि 3 सब्सक्राइबर्स को सिलेक्ट करूंगा। तो चलो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो। और चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 2002 से, जहां हम रश्मि नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो कार से अंधेरी रात में अपने घर के लिए वापस जा रही थी। वापस जाते हुए अचानक उसके पति का फोन आ गया था, जिस वजह से वो एक गलत मोड़ ले लेती है जो सीधा कमारट्टू गांव की तरफ जाता था। थोड़ी देर आगे निकलने के बाद उसे एहसास होता है कि वो गलत रास्ते पर आ चुकी है, इसलिए वो वापस मुड़ने के बारे में सोचती है। लेकिन इतने में अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसकी बैक सीट पर बैठा हुआ है। साइड मिरर में देखने पर उसे एक अजीब सी आकृति पीछे बैठी हुई दिखाई देती है और उसे देखते ही वो अचानक से घबरा जाती है और एकदम से ब्रेक लगा देती है। ब्रेक लगाते ही उसे आसपास से किसी के चलने की आवाजें आने लगती हैं, जैसे किसी ने घुंघरू पहने हों। डर के मारे वो अपने पति को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में एक अजीब सी स्पिरिट रश्मि की कार के ऊपर कूदती है, जिसके बाद रश्मि जोर से चिल्लाती है और सीन यहाँ से कट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पांडु और संध्या नाम के 2 लोगों पर, जो अनुष्कु नाम के एक गुमनाम लेखक के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुष्कु के हर नॉवेल को अवार्ड मिलता था और लोग उसके नॉवेल्स को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। अब संध्या और पांडु अनुष्कु के एड्रेस के बारे में पता करते हैं, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फाइनली वो उस पब्लिशर के पास जाते हैं जो अनुष्कु की नॉवेल्स को छापा करता था। वो उससे अनुष्कु के एड्रेस के बारे में पूछते हैं तो पब्लिशर बताता है कि मैं खुद उससे कभी मिला नहीं और मेरे पास जो भी खत आते हैं उनमें सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिखा होता है। यानी अनुष्कु अपनी नॉवेल्स को डाक के जरिए पब्लिशर तक पहुंचाता था और खुद गुमनाम रहता था, जबकि पब्लिशर उन नॉवेल्स को छापा करता था क्योंकि लोग उनको बहुत पसंद करते थे। पब्लिशर दोनों से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे नाम का एक खत उसे भेज दूंगा ताकि उसे पता चल सके कि तुम्हें उस पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनानी है। खैर, यहाँ पर संध्या उस पब्लिशर से उस पोस्ट ऑफिस का एड्रेस ले लेती है जहाँ से वो खत आया करते थे और वो जगह ऊटी के आसपास थी। अब यहाँ से सीन आता है गौतम और इंदु नाम के कपल पर, जहाँ हमें पता चलता है कि गौतम अपनी नई नॉवेल रंगी तरंगा को बहुत ही जल्द पब्लिश करने वाला था, जिस वजह से इंदु उस नॉवेल के कवर पेज की डिजाइन बना रही होती है। इसका मतलब जिस गुमनाम लेखक को संध्या और पांडु ढूंढ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि गौतम ही है। गौतम ही खुद की पहचान छुपाने के लिए अपने नॉवेल्स को पोस्ट ऑफिस के जरिए उस पब्लिशर तक भेजता था। अब इंदु और गौतम आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गौतम को अपने घर पर हरिणी नाम की किसी लड़की की एक डायरी मिलती है। वो इस बारे में इंदु से पूछता है तो वो कहती है कि उसे भी इस डायरी के बारे में कुछ पता नहीं, जिसके बाद गौतम उस डायरी को साइड में रख देता है। रात को हम देखते हैं कि इंदु एक बुरे सपने से अचानक उठ जाती है। गौतम उसे संभालता है तो इंदु उसे बताती है कि बुरे सपने उसे बहुत परेशान करते हैं। वो कहती है कि बचपन में जब वो छोटी थी तो सभी लोग एक बार साल में गांव के अंदर भूता स्थाना की पूजा करते थे, लेकिन उसके दादाजी के मरने के बाद सभी ने पूजा करना छोड़ दिया। इसलिए उसे लगता है कि उसे उस पूजा को फिर से शुरू करना चाहिए, तभी ये सब बुरे सपने आने बंद होंगे। अब दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये किस पूजा की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि ये वही भूता कोला वाली पूजा की बात हो रही है जो हमने कांतारा मूवी में देखी थी, जिसमें गांव में एक आदमी डेमी गॉड्स को पूजा के जरिए अपने अंदर आने का आह्वान करता है और फिर सभी गांव वाले मिलकर उसकी पूजा करते हैं। कमिंग बैक टू द स्टोरी, गौतम वैसे तो इन सभी चीजों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन हाल ही में इंदु का एक अबॉर्शन भी हो चुका था और उसके बाद वो वापस प्रेग्नेंट हुई थी, इसलिए उसको लगता है कि कोई भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। मेरे लिए ना सही, लेकिन इंदु को उस पूजा के बाद मेंटली काफी फर्क पड़ेगा, जिससे उसके सपने भी बंद हो जाएंगे और इस बार प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी।
अब यहाँ हमें पता चलता है कि इंदु का गांव वही कमारट्टू था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद गौतम और इंदु एक लंबा सफर तय करके उस गांव में आखिरकार पहुंच जाते हैं। वहां आने के बाद उन्हें अपना आगे का सफर नाव से तय करना था, लेकिन जैसे ही वो नाव पर सवार होते हैं तो वो नाविक पता नहीं क्यों इंदु को देखकर एकदम से डर जाता है और जल्दी जल्दी उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाकर बिना पैसे लिए चला जाता है। वो एकदम इस तरह बिहेव कर रहा था जैसे उसने किसी का भूत देख लिया हो। उसको देखकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर इस बात को अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर गौतम एक गाड़ी रेंट पर लेता है ताकि उसकी मदद से आगे होटल जा सके। अब होटल जाते जाते रात हो जाती है और वो ठीक उसी रास्ते से गुजरते हैं जिस रास्ते से मूवी की शुरुआत में रश्मि गुजरी थी। तभी अचानक वहाँ पर इंदु को सामने कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसने अजीब से कपड़े पहने रखे होते हैं। अब उसको देखकर घबराहट में इंदु गाड़ी की स्टीयरिंग दूसरी तरफ घुमा देती है, लेकिन जैसे तैसे गौतम गाड़ी को संभालकर बड़े हादसे को टाल देता है। पर इस सब में होता ये है कि स्टीयरिंग घूमने की वजह से उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है, जिस वजह से उन्हें आगे का सफर अब पैदल ही पूरा करना पड़ता है। रास्ते में चलते चलते दोनों काफी डरे हुए थे, क्योंकि एक तो उस हादसे ने उनको शॉक कर दिया था और दूसरा रास्ते में उन्हें अब किसी के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। लेकिन फिर भी वो उन आवाजों से डरते और सहमते हुए आखिर में होटल तक पहुंच जाते हैं। कमारट्टू के इस होटल के कमरे की चाबी उन्हें एक ऐसी बुढ़िया देती है जो असल में काफी डरावनी और अंधी होती है। ये देखकर अब गौतम को और भी अजीब लगने लगता है कि आखिर आज उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। अब अगले दिन इंदु जब कुएं से पानी निकाल रही होती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसे कुएं के अंदर खींचने की कोशिश की। हालांकि गौतम भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और जैसे तैसे उसे पकड़ लेता है। इसी बीच वहाँ पर कलिंगा नाम का एक आदमी आकर गौतम को इस गांव के बारे में बताता है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि कुएं के अंदर एक शैतान रहता है। वो कहता है कि तुम शहर से आए हुए हो, इसलिए तुम्हें इन चीजों पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मेरी सलाह मानो तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ के कल्चर से जुड़ी चीजों को मजाक में मत लेना और यहाँ की किसी भी चीज को 2 बार सोचने के बाद ही इस्तेमाल करना। हालांकि गौतम को अब भी ये बातें फिजूल लग रही थी, इसलिए वो कैजुअली बात करके इस पॉइंट को इग्नोर कर देता है। उसी शाम गौतम उस रेंट वाली गाड़ी के मालिक से मिलता है तो उससे रात को आ रही आवाजों के बारे में पूछता है। वो मालिक बताता है कि ये आवाज जरूर गुड्डाडा भूता की होगी। रात को अकेले जंगल में जाना सेफ नहीं है। गौतम को लगता है कि ये पूरा गांव पागलों से भरा पड़ा है, क्योंकि सभी को यहाँ भूतों की ही बातें करनी आती हैं। अब अगले दिन गौतम अपने कुछ खत लेकर पब्लिशर को भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस आता है, क्योंकि वो अपना एड्रेस लिखने की बजाय हमेशा पोस्ट ऑफिस का ही एड्रेस लिखता था। यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ का पोस्ट मास्टर कोई और नहीं बल्कि कलिंगा ही है। साथ ही वहाँ पर शंकर नाम का एक स्कूल टीचर भी होता है, जिसे कलिंगा गौतम के बारे में बताता है कि वो इस गांव में घूमने के लिए आया हुआ है। ये सुनकर शंकर कलिंगा के साथ साथ गौतम को भी कुछ दिनों में होने वाले एक नाटक यक्षगाना में आने का इनविटेशन देता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि ये यक्षगाना असल में एक प्राचीन थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म है, जिसमें एक आदमी मेकअप और कॉस्ट्यूम पहनकर डांस परफॉर्म करता है और उस आदमी को सभी भागवता बोलते हैं। जहां हमें पता चलता है कि कलिंगा एक भागवता है जो उस नाटक में परफॉर्म करने वाला है। इसलिए गौतम शंकर का इनविटेशन स्वीकार कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से घर आता है तो रास्ते में कोई आदमी उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम उससे बच जाता है और उसका पीछा करने लगता है। पर वो आदमी उससे दूर भाग जाता है और इधर इंदु घर में अकेली होती है। तभी उसे घर में रखा हुआ पुराना ग्रामोफोन अपने आप बजते हुए सुनाई देता है। साथ ही वहाँ पर रखी हुई कुर्सी भी हिलने लग जाती है, जिसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और घबराहट में वहाँ से भागने लगती है। इस बीच वो सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली होती ही है कि तभी गौतम वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। अब गौतम इंदु की इस हालत की वजह से अकेले ही कलिंगा के नाटक में चला जाता है। इस तरह इंदु एक बार फिर से घर में अकेली होती है कि तभी उसे फिर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। इसी बीच उसे दरवाजे पर कोई डांस करते हुए भी दिखाई देता है, जिससे वो एक बार फिर से डर जाती है। लेकिन सरप्राइजिंगली वहाँ पर गौतम फिर से आकर उसको संभाल लेता है और कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लगता है तुमने दोबारा कोई बुरा सपना देखा होगा। इसके बाद वो डॉक्टर को बुलाने चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही इंदु को घर में फिर से घुंघरू की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और तभी एक मिस्टीरियस स्पिरिट आकर इंदु पर दोबारा हमला कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गौतम को पुलिस स्टेशन में देखते हैं।
जहां वो इंदु के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने आया था, क्योंकि उस स्पिरिट के हमले के बाद से ही इंदु लापता हो गई थी। यहाँ पुलिस ऑफिसर उससे इंदु की फोटो मांगता है, लेकिन गौतम के पास उसकी कोई फोटो नहीं होती। वो कहता है कि कुछ महीने पहले हमारे घर पर एक शॉर्ट सर्किट हुआ था और हमारे घर में आग लग गई, जिससे सारी फोटोज जल गई। ऊपर से मेरी वाइफ को फोटोज लेना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने भी कभी अपने मोबाइल में उसका फोटो नहीं लिया। ये सुनकर पुलिस वाला उल्टा उस पर शक करने लग जाता है कि कहीं इसी ने तो अपनी पत्नी को गायब नहीं किया। इसलिए वो उन सभी लोगों से पूछताछ करने जाता है जिन्होंने गौतम और इंदु को गांव में देखा था, ताकि इनके बीच का रिश्ता कैसा था इसके बारे में जान पाए। लेकिन यहाँ से स्टोरी एक नया मोड़ ले लेती है, क्योंकि उसे वहाँ से एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है, और वो ये कि गांव में किसी ने भी असल में इंदु को देखा ही नहीं था। सभी लोगों ने सिर्फ गौतम को ही यहाँ पर देखा था। अब इससे पुलिस वाला भी बिल्कुल हैरान हो जाता है और इंदु के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाता है, और जो डिटेल्स उसे मिलती है उससे उसका भी सर घूम जाता है। वो गौतम से कहता है कि मैंने इंदु के बारे में जानकारी निकाली, जिससे मुझे पता चला कि इंदु तो 6 साल पहले ही मर चुकी है। इसलिए जो इंदु तुम्हारे साथ थी वो तुम्हारी इमेजिनेशन थी, क्योंकि गांव वालों ने भी उसे नहीं देखा। पर गौतम इस सब पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि सर, ऐसे कैसे हो सकता है? माना कि 6 साल पहले हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें इंदु तो बच गई, लेकिन हाँ, मेरे सर पर गहरी चोट जरूर आई थी और मेरी याददाश्त भी कमजोर हो गई। लेकिन इतनी भी नहीं कि कल तक मेरे साथ रह रही अपनी पत्नी को मैं 6 साल पहले मरा हुआ मान लूं। आप मेरी तरफ देखिए, क्या आपको लगता है कि मैं पागल हूँ? आप ही सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि पुलिस वाला अब तक ये मान चुका था कि गौतम को कोई मानसिक बीमारी है, या वो अपनी बीवी के मरने के बाद इस तरह हो गया है। इस बीच हम देखते हैं कि संध्या भी अनुष्कू की तलाश में कमारट्टू आ चुकी थी। उधर गौतम गांव में परेशान बैठा था कि आखिर वो अपनी बीवी को कहां ढूंढे। तभी उसे याद आता है कि जब वो और इंदु उस गांव में आए थे तो वो नाविक बड़े ध्यान से इंदु को घूरे जा रहा था। इसलिए वो सीधे उस नाविक के पास जाता है ताकि पुलिस को ये साबित कर सके कि उस नाविक ने इंदु को देखा था। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उस नाविक की अभी 1 घंटे पहले ही सांप के काटने की वजह से मौत हो चुकी है। ये सुनकर अब गौतम बहुत ही निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी एक उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। लेकिन तभी उसे वहाँ पर वो आदमी दिखाई देता है जिसने उसे उस दिन शूट करने की कोशिश की थी। इसलिए गौतम उसको देखते ही फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। उसे लगता है कि कहीं इंदु को उसी ने तो गायब नहीं किया। इस बीच वो भागते भागते अनजाने में संध्या से टकरा जाता है, जो अनुष्कू को उस गांव में ढूंढ रही थी। अब क्योंकि कुछ दिन पहले गौतम ने अपनी राइटिंग को यहाँ से पोस्ट ऑफिस के जरिए उस पब्लिशर तक भेजा था, इसलिए उसी लीड की मदद से संध्या यहाँ तक आ पाई थी। अब फिलहाल तो संध्या उसे पहचान नहीं पाती कि गौतम ही अनुष्कू है, पर उसकी बातों से उसे शक जरूर हो जाता है। साथ ही गौतम को परेशान देखकर वो उसका कारण पूछती है, तो गौतम उसको सारी बातें बता देता है और कहता है कि शायद पुलिस वाले सोच रहे हैं कि मैंने 6 साल पहले अपनी याददाश्त खोई और उसी वजह से मैं आज तक भ्रम में जी रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी इंदु 6 साल पहले ही मर गई है और कल तक जो मेरे साथ थी वो मेरा भ्रम था। तभी संध्या कहती है कि हो सकता है पुलिस वाले झूठ कह रहे हों, हमें इस बारे में और जानकारी निकालनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जंगल में आकर पूरी छानबीन करते हैं। तभी उनको इलीगल तरीके से माइनिंग करने वाली जगह दिखाई देती है। ये माइनिंग असल में एक नेता करवा रहा होता है और वो शूटर उसी नेता का ही आदमी होता है। दरअसल उसने गौतम पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि गौतम शायद एक खुफिया पत्रकार है और वो उस माइनिंग प्लेस की पड़ताल करने के लिए आया होगा। अब गौतम उस शूटर को पकड़ लेता है और उससे इंदु के गायब होने के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि एक बार इस गांव में कोई आ जाए तो वो गायब ही हो जाता है। इसके पीछे मेरा नहीं, देवीय शक्तियों का हाथ है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। ये सुनकर गौतम समझ जाता है कि उस शूटर का इंदु के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो अब शंकर और कलिंगा के पास आ जाता है, जो उसे गांव के एक राज के बारे में बताते हैं। कुछ सालों पहले अघोरा नाम का एक आदमी गांव में रहता था और वो उस भूता स्थाना मंदिर में पूजा भी करता था। लेकिन एक रात अचानक वो कहीं गायब हो गया और अगले ही दिन अघोरा का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जबकि उसका सर गायब था। और उस दिन से आज तक अघोरा के मरने वाले दिन कोई ना कोई गायब जरूर हो जाता है और ठीक 11वें दिन लोगों को पहाड़ों से चिल्लाने की आवाज आती है,
जहाँ तक हमें लगता है अघोरा की आत्मा ही इंदु को लेकर गई होगी। ये सुनकर गौतम फिर से परेशान हो जाता है, जिसके बाद संध्या और गौतम दोनों पुलिस स्टेशन आकर उन सारे लापता लोगों की जानकारी निकालते हैं जिनके बारे में शंकर बता रहा था। अब उन्हें पता चलता है कि 7 जुलाई 2001 को अघोरा की मौत हुई थी और उसी के बाद से आज तक करीब 12 लोग गायब हो चुके हैं, वो भी 7 तारीख को। उससे भी हैरानी वाली बात तो ये है कि अब तक जो लोग गायब हुए उनमें सारी की सारी सिर्फ महिलाएं ही थी और अब उनमें इंदु भी शामिल हो चुकी है। ये जानकर अब संध्या पांडु से इंदु के बारे में जानकारी निकालने को कहती है, जिस पर वो जो बताता है उससे इस केस में और बड़ा तूफान आ जाता है। पांडु कहता है कि 6 साल पहले हुई दुर्घटना में इंदु और गौतम दोनों ही मारे गए थे। अब ये जानकर गौतम गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं दिखाई दे रहा क्या? अभी तक पुलिस वाले कह रहे थे कि 6 साल पहले मेरी पत्नी मारी गई और मैं भ्रम में जी रहा था, और अब तुम कह रहे हो कि मैं भी मर गया हूँ। आखिर ये सब हो क्या रहा है? यहाँ संध्या उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बस हमें इस गुत्थी को जल्दी से जल्दी सुलझाना होगा। और तब गौतम को याद आता है कि उसने घर में हरिणी नाम की एक लड़की की डायरी को देखा था, जिसे पढ़ने से पहले ही इंदु ने बात घुमा दी थी, इसलिए उस वक्त वो उस डायरी को पढ़ नहीं पाया। अब वो संध्या के साथ उस डायरी को पढ़ने लगता है, जिसके बाद सीन सीधा 6 साल पहले फ्लैशबैक में चला जाता है। दोस्तों, यहाँ से इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जो भी कुछ आप सुनने वाले हैं वो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। 6 साल पहले हम इंदु को देखते हैं, जहाँ उसको सभी लोग हरिणी के नाम से बुला रहे थे। उस दिन हरिणी अपनी जिस दोस्त की शादी में आई हुई थी, असल में उसका नाम इंदु था, और इंदु की शादी जिस आदमी से होने वाली थी उस आदमी का नाम गौतम था। इस बीच उस शादी में एक आदमी हरिणी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिस वजह से गुस्से में आकर हरिणी उसे गाड़ी से टक्कर मार देती है और वो आदमी मारा जाता है। अब इस चीज से हरिणी काफी घबरा जाती है और उसे लगने लगता है कि पुलिस अब उसको नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसकी दोस्त इंदु और उसका पति गौतम उसे समझाते हैं कि तुम्हें हमारे साथ हमारे गांव चलना चाहिए। वहां जाने के बाद तुम पुलिस वालों से कह देना कि जब वो मरा तब तुम इस गांव में थी, इस तरह हम भी गवाही दे देंगे और तुम बच जाओगी। फाइनली हरिणी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद हम गौतम का फ्लैशबैक देखते हैं। लेकिन दोस्तों, एक मिनट, पूरी मूवी में हमें जिस आदमी को गौतम के नाम से दिखाया गया वो असल में गौतम नहीं बल्कि संध्या का बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ है। जी हाँ, संध्या और सिद्धार्थ एक कपल थे जिनका इंदु, हरिणी और गौतम से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन किस्मत तब बदलती है जब एक दिन सिद्धार्थ इंदु के गांव किसी काम से आया था और वापस जा रहा था। एट द सेम टाइम इंदु और गौतम के समझाने पर हरिणी भी उसके साथ कार में बैठकर गांव जा रही थी। पर इसी बीच गौतम की कार से सिद्धार्थ की बाइक का एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में इंदु और गौतम की मौत हो गई। हालांकि हरिणी और सिद्धार्थ बच गए थे, जबकि सिद्धार्थ के सर पर गहरी चोट आने की वजह से उसकी याददाश्त तो चली गई थी। इस पूरी घटना को उस दिन उसी नाविक ने देखा था और उसे लगा था कि उस एक्सीडेंट में हरिणी भी मारी गई होगी। इसलिए जब उसने कुछ दिनों पहले हरिणी को सिद्धार्थ के साथ इस गांव में देखा तो वो डर गया और सोचने लगा कि ये हरिणी नहीं बल्कि उसका भूत होगा। खैर, एक्सीडेंट के बाद हरिणी को लगता है कि उसका पिछला केस तो सॉल्व हुआ नहीं, ऊपर से ये नई घटना और हो गई। इसका मतलब अब पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी और कभी ना कभी तो वो पकड़ी जाएगी। पर यहाँ उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ की याददाश्त जा चुकी है। ऊपर से वो भी जानती थी कि उसकी दोस्त इंदु असल में एक अनाथ थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए वो खुद को पुलिस से बचाने के लिए इंदु बनकर अपनी पहचान बदल लेती है और अपना नाम बदलकर हरिणी से इंदु रख लेती है। सिद्धार्थ की याददाश्त का फायदा उठाकर वो उसको बताती है कि मैं इंदु हूँ और तुम्हारा नाम गौतम है। वो कहती है कि तुम मेरे पति हो। हालांकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से हर जगह यही लिखा था कि एक्सीडेंट में इंदु और गौतम दोनों मारे गए और ये बात सच भी थी। अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ सिद्धार्थ के साथ रहते हुए हरिणी को उससे प्यार हो गया, इसलिए कभी उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो सिद्धार्थ को जाकर सब कुछ सच बता दे। इसके अलावा हरिणी ने गौतम यानी सिद्धार्थ को अपने दादाजी के बारे में जो भी बताया वो असल में असली इंदु के दादाजी के बारे में था और असली इंदु को भी इस तरह के भयानक सपने आते थे। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि इन्हीं सपनों से छुटकारा पाने के लिए असली इंदु हरिणी और असली गौतम के साथ उस गांव में दोबारा आई थी, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो मारी गई और उसके बाद सच में हरिणी को भयानक सपने आने लगे, जिससे उसे लगा कि वो असली इंदु का अधूरा काम पूरा कर देगी तो उसे ये सपने नहीं आएंगे। यही वजह थी कि वो सिद्धार्थ के साथ इस गांव में आ गई। खैर, अब ये सारी बातें जानकर भी गौतम यानी कि सिद्धार्थ को पुराना कुछ भी याद नहीं आता।
उसे बस इतना याद था कि इंदु उसकी पत्नी है जो कि अब लापता है। हालांकि वो सच्चाई जान चुका था, लेकिन फिर भी उसका कहना था कि कुछ भी हो, चाहे वो इंदु हो या हरिणी, इस वक्त वो गायब है और मुझे उसको ढूंढना होगा। दूसरी तरफ संध्या भी ये सारी चीजें जान चुकी थी और उसे ये भी पता था कि उसका सिद्धार्थ बढ़िया नोवेल लिखता है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने के बहाने अनुष्कू से मिलना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि अनुष्कू ही उसका सिद्धार्थ होगा जो 6 साल पहले गायब हो गया था। लेकिन सारी चीजें जानने के बाद भी संध्या अभी तक गौतम यानी अपने सिद्धार्थ को कुछ नहीं बता पाई थी, क्योंकि उसके दिमाग पर पहले से इन सारी चीजों को लेकर काफी गहरा असर हो चुका था और वो अभी भी हरिणी को इंदु मानते हुए उसको ढूंढ रहा था। अब संध्या और सिद्धार्थ इंदु का पता लगाने में लग जाते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि आज तक जितनी औरतें गायब हुई थी वो सभी प्रेग्नेंट थी और घर वालों के अलावा सिर्फ डॉक्टर ही जानता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। इसलिए वो दोनों गांव के डॉक्टर के पास आकर जबरदस्ती उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि कहीं वो तो इस सब में शामिल नहीं है। तब वो डॉक्टर राज खोलता है और हमें पता चलता है कि सबसे पहले लापता होने वाली महिला अनसुईया भट्ट थी, जिसके साथ डॉक्टर का चक्कर चल रहा था, जबकि अनसुईया पहले से शादीशुदा थी। लेकिन जिस दिन अघोरा मारा गया उसी दिन अनसुईया भी गायब हो गई। डॉक्टर कहता है कि उसके गायब होने के ठीक 11 दिन बाद मैंने पहाड़ी के पास बने एक पुराने घर से उसके चिल्लाने की आवाजें सुनी। मैं डरा हुआ था, इसलिए वहां जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। ये सुनकर अब गौतम और संध्या के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि डॉक्टर के अलावा और कौन है जिसको लेडीज के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता हो। इस बीच दोनों का शक कलिंगा पर जाता है, जो कि महिलाओं की रिपोर्ट पोस्ट ऑफिस के जरिए उनके घर वालों तक पहुंचाता था। पता करने पर उन्हें जानकारी मिलती है कि उसका पूरा नाम भी कलिंगा भट्ट था, जो असल में अनसुईया भट्ट का पति था। उसकी बीवी 18 जुलाई को मारी गई थी, यानी कि ठीक 7 जुलाई के 11 दिन के बाद, वो भी करीब 12 साल पहले। इसके बाद गौतम को समझने में देरी नहीं लगती कि हो न हो सभी महिलाओं के गायब होने के पीछे असल में कलिंगा का ही हाथ है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां कलिंगा जब घर पर आता है तो उसे अपनी पत्नी अनसुईया किसी दूसरे आदमी के साथ बेड पर दिखाई देती है। कलिंगा को देखकर वो आदमी तुरंत वहां से भाग जाता है, जिस वजह से कलिंगा उसको ठीक से देख नहीं पाता। अब अनसुईया डर के मारे बाहर भागती है और कलिंगा उसके पीछे पीछे तलवार लेकर भागता है। इस बीच वहां से अघोरा गुजर रहा होता है और उसे देखकर अनसुईया उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उसे बचाने के लिए कहती है। अब चूंकि कलिंगा ने उस आदमी को नहीं देखा था, इसलिए उसे लगता है कि अघोरा ही वो आदमी है जो अनसुईया के साथ था। इसलिए वो बिना सोचे समझे अघोरा पर तलवार चला देता है और उसके सर को अलग करके उसे पेड़ पर उल्टा लटका देता है। उसके बाद वो अनसुईया को पहाड़ी के पास बने घर में लेकर जाता है और खुद भी नाटक के किरदार के कपड़े पहन लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अघोरा के नाटक का हिस्सा होने की वजह से ही वो उसे पसंद करने लगी थी। इसके बाद अघोरा के 11 दिन के रिचुअल्स पूरे होने के बाद वो उसके रिचुअल का खाना अनसुईया को खिलाने की कोशिश करता है, जिस बीच दोनों की झड़प हो जाती है। इस बीच अनसुईया वहां से भागने की कोशिश करती है तो कलिंगा उसको जान से मार देता है। उस घटना के बाद कलिंगा अब हर साल 7 जुलाई के दिन किसी गर्भवती महिला को गायब करता था और उसके ठीक 11 दिन बाद वो उस महिला को जान से मार डालता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मरते वक्त अनसुईया भी प्रेग्नेंट थी और हमें पता चलता है कि कलिंगा ही वो मिस्टीरियस फिगर था जिसने मूवी की शुरुआत में रश्मि की जान ली थी। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां सिद्धार्थ को पता चलता है कि आज ही 11वां दिन है, इसलिए कलिंगा हरिणी की जान भी आज ही लेगा। इसलिए वो तुरंत ही पहाड़ी के पास बने उस घर में जाता है जहां कलिंगा ने हरिणी को पकड़कर रखा था। कलिंगा हरिणी को अनसुईया बोलकर कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि उसने 11वें दिन असली अनसुईया को खाने को कहा था। हरिणी कहती है कि मुझे नहीं खाना और मैं अनसुईया नहीं हूँ। इस बात से कलिंगा नाराज हो जाता है और हरिणी के ऊपर जानलेवा हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिद्धार्थ आकर उसकी जान बचा लेता है और दोनों के बीच चली हाथापाई में आखिरकार कलिंगा अपनी ही तलवार से अपने ही हाथों मारा जाता है। अब मूवी के एंड में हम हरिणी को देखते हैं जिसने एक बच्चे को जन्म दिया होता है और इस चीज से वो और सिद्धार्थ काफी ज्यादा खुश होते हैं। उनकी खुशी देखकर संध्या अपने प्यार को कुर्बान कर देती है और सिद्धार्थ से कहती है, तुम्हारा प्रेजेंट बहुत प्यारा है, कभी पास्ट में जाने की कोशिश मत करना। और इतना कहकर वो बेचारी रोती हुई वहाँ से चली जाती है और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलना
और शाउट आउट के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना भी मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।